अस्सलाम वालेकुम जी. Most of you might know about me. उनको थोड़े बहुत credentials का शायद पता होगा, इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया है. But those who do not, my name is Zaria Mushtaq, and I will be teaching English essay course with PCI. और ये कोर्स जो है आपका वो 6 weeks का होगा, ठीक है. I'm a law major. मेरा बैचलर्स और मास्टर्स जो है वो लॉ में है. उसके बाद CSS English 2018 में I scored, that was my first attempt and I scored 80 marks. ठीक है जी. तो वो जो है आपको कुछ हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, कुछ हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश एसे का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, कुछ हम आपको बताएंगे कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं. आज का सेशन मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया, बिकॉज वही आपको जो मैं बता चुकी हूँ कि ये कोई उस तरह से I won't be discussing the outline or the introduction. I'll be giving you guys a general overview. तो सबसे पहले तो हम आउटलाइन पे आ जाते हैं, ठीक है. अब आउटलाइन में ये होता है कि देखिए, a lot of the time student ask me this question कि whether or not outline is an integral part of the essay paper, right? वो कहते हैं कि मैम क्या हमें आउटलाइन बनाना जरूरी है? What if we don't make an outline and proceed right to our essay? तो उनको मैं ये बता दूं, क्योंकि when I was in your place 2 years ago, तो मुझे भी ये नहीं पता था कि आउटलाइन बनानी होती है या जरूरी होती है. ऑब्वियसली मुझे भी फिर थोड़ी गाइडेंस के थ्रू पता चला. तो बिल्कुल जी, आउटलाइन आपने बनानी है, ये जरूरी है. अगर आप आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो आपका जो पेपर है वो एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको वो स्ट्रेट अवे F दे देगा, ठीक है. ये अगर आप इंस्ट्रक्शंस भी देखें ना CSS essay के पेपर में, तो उसके ऊपर ये लिखा होता है कि जी मेक एन आउटलाइन एंड देन प्रोसीड टू योर essay. तो आउटलाइन जो है उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको नजर में रखनी होती हैं बनाते हुए. वो क्या चीजें होंगी वो इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स इन डिटेल हमारे जो नेक्स्ट सेशंस है उनके अंदर. कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होते हैं कि जिनमें आउटलाइन जो है वो ऑलरेडी उसकी जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो टॉपिक में गिवन होती हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल. एक ऐसे है, प्राइवेटाइजिंग हायर एजुकेशन हाइफन जनरेटिंग नॉलेज और मेकिंग मोर मनी फॉर द ऑप्युलेंट, ठीक है जी. अब इसमें क्या हुआ है, इसमें उन्होंने टॉपिक के अंदर ही आपको मेन जो है हेडिंग्स वो बता दी हैं. आप जब आउटलाइन बनाएंगे ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन देंगे, आपने एक्सपोजिशन वाला पार्ट लिखना होगा. एक हेडिंग आपकी जनरेटिंग नॉलेज वाली बनेगी, एक हेडिंग आपकी मेकिंग मोर मनी फॉर द ऑप्युलेंट की बनेगी. वे फॉरवर्ड आएगा, ओपिनियन वगैरह आएगा, कंक्लूजन आएगी, ठीक है. ओपिनियन हमेशा वे फॉरवर्ड से पहले आएगा. अच्छा, ये तो आपका एक टॉपिक हो गया. फिर कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ एक स्टेटमेंट होगी, राइट. You will be responsible to present both sides of the story and then give your opinion. For example, अगर आ जाता है gender equality is a myth, ठीक है. अब ये इस तरह का टॉपिक होगा कि जिसमें जब आप आउटलाइन बना रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड. तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो जब मुझे इवैल्यूएशन के लिए एसेज भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ मैंने उन्हें दिया. सो समहाउ दे इंटरप्रेट के जो टॉपिक ही ये कह रहा है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, और हमने पूरा ऐसे जो है वो इसी के इर्द गिर्द हम लिखेंगे, हम यही कहेंगे कि इट इज अ मिथ, ठीक है. लेकिन ये अप्रोच गलत है आपकी. आप जब ऐसे टॉपिक्स को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आप दोनों साइड्स बताते हैं. उसमें आप ये भी बताते हैं जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, उसमें आप ये भी बताते हैं कि किस तरह आप ये मिथ जो है नहीं भी लगती, ठीक है, कि नहीं भी क्या है ही जेंडर इक्वालिटी, वी हैवंट अचीव जेंडर इक्वालिटी. तो वो वाली साइड भी आप बताएंगे, दूसरी साइड भी बताएंगे, देन यू प्रेजेंट योर ओपिनियन. अच्छा, ये हो गई दूसरी टाइप. फिर आपके कुछ एसेज इस तरह के होते हैं कि जिसमें यू आर सपोज टू डिस्कस जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी. दोज एसेज आर बेसिकली एक्सपोजिटरी इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, in 2020 there was this essay जिसमें आया था कि जी women universities as agents of change, ठीक. अब आपका ये वाला टॉपिक है ना, ये बड़ा स्पेसिफिक है. इसमें एग्जामिनर एक ही चीज आपसे डिमांड कर रहा है, और वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी हमें बताएं कि women universities agents of change कैसे हैं, ठीक है.
इसमें आप विमेन यूनिवर्सिटीज में आप आगे विमेन हायर एजुकेशन के साथ इसको नहीं कंफ्यूज करेंगे, दैट्स अ सेपरेट थिंग. You will be discussing only women universities and how they serve as, you know, how they act as an agent of change, how they bring about change in a society, in a country and whatnot. तो ये कुछ आपके टॉपिक्स इस तरह के होते हैं. ठीक, तो ये ना अभी 15-20 मिनट में मैं आपको नहीं बता सकती कि ये आप किस तरह अटेम्प्ट करेंगे. वो इंशाल्लाह हम आई हैव प्लान्ड दिस सेशन इन अ वे कि हम 2 वीक्स जो है वो आउटलाइन पे हम डेडिकेट करेंगे. ठीक है, उसमें हम डिफरेंट तरीके की आउटलाइंस किस तरह बनाएंगे, क्या चीजें मेंशन करना जरूरी है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे. देन विल बी मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. उसमें हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखते हैं उस पे आएंगे. अच्छा, एक चीज अब आप माइंड में रखिए, जब आप इंग्लिश एसे का पेपर देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वैसे तो आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस, कि आप उससे पहले भी पास्ट पेपर जरा निकाल के एक दफा देख लीजिए. एक दफा नहीं, एक्चुअली काफी दफा ही देख लीजिए. तो उसमें आपको ना इंस्ट्रक्शंस में नजर आएगा, उनकी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं एफपीएससी की. एफपीएससी कहता है कि आप अपने एसे में ये 3-4 चीजें हैं यूज करें. अब वो क्या 3-4 चीजें हैं जी? वो 3-4 चीजें हैं एक्सपोजिशन, नैरेटिव, डिस्क्रिप्शन, आर्ग्यूमेंटेशन. ठीक है, अब अक्सर कैंडिडेट्स के साथ गलती ये होती है, बिकॉज दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज 3-4 थिंग्स, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट दीज थिंग्स, तो वो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, वो या तो एक ही तरह का स्टाइल, वहां पे एक ही राइटिंग स्टाइल एम्प्लॉय करेंगे, वही लिख के आ जाएंगे. तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि ये जो सारी चीजें हैं, आपका एसे एक ही तरह का होगा. ठीक है, आपका एसे सीएसएस में ये नहीं होता कि जी, you know, generally if you try to research, there are certain types of essays. आपके लिटरेरी एसे हो गए, आपके जी ये वाले डिस्क्रिप्टिव एसे हो गए, आपके आर्गुमेंटेटिव एसे हो गए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज हैं. लेकिन जब आप सीएसएस में एक एसे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसमें एक सेट मेथड है, उसमें एक सेट प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करेंगे. लेकिन एट द सेम टाइम यू विल मेक श्योर कि ये जो 3-4 चीजें हमसे एग्जामिनर ने मांगी हैं, ये हमने वहां पे जो है ना कहीं किसी ना किसी तरह से लिख के आनी है. अब ये मैंने आपको बता दिया 3-4 चीजें कौन सी हैं, ये इंस्ट्रक्शंस में भी गिवन है. ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगी, मैं आपको ये सिखाऊंगी कि जब आप आउटलाइन बनाएंगे उसमें एक्सपोजिशन का पार्ट कहाँ आएगा, उसमें आपकी आर्गुमेंटेशंस किस तरह से आएगी, उसमें किस तरह से यू विल मेक श्योर दैट यू नो यू कवर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एसे. तो ये सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी. ये आप जब ये सारी चीजें आप करते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तभी एग्जामिनर आपको पास करने की सोचता है. और ये मुझसे बहुत ना सवाल किए गए हैं, ये मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम 40 मार्क्स भी नहीं मिलते, अक्सर 38 पे एग्जामिनर फेल कर देता है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि नो डाउट कैंडिडेट की अंग्रेजी भी अच्छी होगी, नो डाउट उसके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो भी बड़े सॉलिड होंगे. होता क्या है इशू कि थोड़ा सा रश कर देते हैं कैंडिडेट्स. ठीक है, वो आउटलाइन या तो ऑफ टॉपिक चली जाती है या वो इन इंस्ट्रक्शंस का ख्याल नहीं रखते. तो आपको जो है आउटलाइन की भी एम्पल प्रैक्टिस कराई जाएगी, बताया जाएगा कि किस तरह से आपने डिफरेंट आउटलाइंस को अटेम्प्ट करना है. बिकॉज मार्क माई वर्ड्स, आउटलाइन कैन मेक और ब्रेक योर एसे. ठीक है, आउटलाइन की बेसिस पे एग्जामिनर विल डिसाइड कि जी मैंने इसको पास करना है या फेल करना है. ठीक, उसके बाद वो आपका इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत आपका एसे एट कंक्लूजन क्यों पढ़ता है, वो ये सिर्फ देखने के लिए पढ़ता है कि अब मैं इसको 40 नंबर दूं या मैं इसको 40 से ऊपर ये डिजर्व करता है. लाइक इसने ये सारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जो मैंने अभी आपको 3-4 बता दें, क्या इसने उसको फॉलो किया, इसकी आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग स्किल्स कैसी हैं. ठीक है, बिकॉज जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं अपने एसे को, तो आप अपने बुलेट पॉइंट्स को बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में पैराग्राफ उस पर लिख रहे होते हैं, तो वो एग्जामिनर देखता है. ठीक है, अच्छा ये अब आपके जो है ना, ये आई थॉट इट पर्टिनेंट टू मेंशन इट हियर, क्योंकि अ लॉट ऑफ द टाइम्स कैंडिडेट्स डू नॉट डेडिकेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू देयर आउटलाइन मेकिंग स्किल्स, एंड देन यू नो दे मेस अप विद देयर आउटलाइन. वो पेपर का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, प्लस सीएसएस एसे आपका पहला एग्जाम होता है. ठीक, सीएसएस का हमेशा एसे आपका पहला एग्जाम होता है, फिर आपका प्रेसी का अगले दिन होता है. तो क्या होता है कि अक्सर कैंडिडेट्स वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं. तो विल मेक श्योर कि, और ये इन जनरल, ये आप चाहे ये सेशन लें पीसीआई का, आप चाहे ना लें. ठीक है, इफ यू फील लाइक कि जी वी नो हाउ टू राइट
इंग्लिश एसे का एक जो है पूरा इंग्लिश एसे मैं जानता हूँ कैसे लिखता हूँ, गुड इनफ, कोई मसला नहीं, लेकिन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, मेक श्योर कि आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करें, मेक श्योर कि आप ऑन योर ओन इंट्रोडक्शन लिखने की प्रैक्टिस करें, आर्गुमेंट बिल्डिंग की प्रैक्टिस करें। आप ऐसा ना करें कि जी 2-3 स्टूडेंट आप बैठे हैं, 2-3 फ्रेंड्स बैठे हैं और आप कहें अच्छा यार ऐसे जो है यूं लिख लेंगे, यूं लिख लेंगे, यूं लिख लेंगे, चलो जी डन हो गया, आप गए हैं पेपर देने और फिर वहां पे मेसअप कराए। तो ये आप प्लीज ना कीजिएगा, ठीक है। इवन ऑन योर ओन करते रहिए आप अटेम्प्ट, किसी ना किसी से अगर आप इवेल्युएट करा सकते हैं वो जरूर कराइए। अच्छा, तो ये तो चले एक जनरल रिक्वेस्ट हो गई। अच्छा, आउटलाइन के बाद देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एसे। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि थीसिस स्टेटमेंट आएगा नहीं आएगा, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, थीसिस स्टेटमेंट इन इटसेल्फ किस तरह से लिखी जाएगी, क्या हमें अपना स्टैंस देना है, क्या हमें अपना स्टैंस नहीं देना, शुड वी बी सटल अबाउट इट, शुड वी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, स्पेसिफिक किस्म का हम लिखें, ठीक है। और इसमें मैंने बड़ी वो डिफरेंट ओपिनियन सुने हैं, एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि भाई सिर्फ आप यही जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसको फॉलो कीजिएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसे लिखने के, थीसिस स्टेटमेंट लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरा मेथड ही सही है और जी बाकी सबका गलत है, नहीं, और ना मैं ये कह रही हूँ कि बाकियों का सही है मेरा गलत, नो। मैं सिर्फ आई बी टेलिंग यू गाइस कि मैं किस तरह लिखती थी, मैं किस तरह प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, और उस तरह से मैं आपको लिखना सिखाऊंगी, आपको बताऊंगी आपने किस तरह से उसको सेटल रखना है, नहीं रखना, प्लेसमेंट क्या होगी। I remember कि वो मेरे एक when I was preparing for CSS exam, so I had this friend and he was also preparing, तो अक्सर मुझे कहा करता था कि जारिया मैंने तो भाई ये सुना है एंड मैं तो यही करूंगा कि आपका जो एसे होता है ना उसकी फर्स्ट लाइन ही बस थीसिस स्टेटमेंट होती है एंड फुल स्टॉप, वहीं पे आप एसे को किल कर दो। तो ऑब्वियसली वी वुड लाफ अबाउट इट, बट ये आप प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, ऐसा नहीं करना होता। देयर इज अ सर्टेन वे, ठीक है, देयर इज अ मेथड टू इट, वो आप थोड़ा फॉलो करिएगा। वो इस तरह नहीं होता कि जी फर्स्ट लाइन ही बस मैं अपना स्टैंस वहां पे बता दूं। माय फ्रेंड कुड नॉट क्लियर सीएसएस, वो ऐसे में रह गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यह है कि ऐसे के लिए गाइडेंस इज आई वुड से कि बहुत जरूरी है, तो आपको ये पता होना चाहिए आप इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है जी, देखिए आप घर पे जब essay की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं at times, and I've seen this, I've received many essays for evaluation, and I've seen that students usually write essays on very general topics at times, like water crisis in Pakistan, or like let's say women in Pakistan, taxation problems of Pakistan. But the problem is that when you go to the examination hall, the essays, the topics will be very specific. वो इस तरह से नहीं आ जाएंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेशन प्रॉब्लम्स बता दें या वाटर क्राइसिस बता दें। वो क्या होगा, कुछ आपके इंपॉर्टेंट इश्यूज कंट्री के चल रहे होंगे, नवंबर दिसंबर में पेपर उस टाइम सेट होता है, तो नो डाउट आपका टॉपिक जो है वो उस इशू से रिलेटेड जरूर होगा, ठीक है, लेकिन वो किस तरह का होगा, उसकी फ्रेजिंग कैसी होगी, ये हमें नहीं पता होता। वो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तभी आप देखेंगे। अगर आपने लेट्स सपोज विमेन इन पाकिस्तान पे अटेम्प्ट किए हुए हैं एसेज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो वहां पे विमेन स्पेसिफिक जो एसे आया हो वो यही हो कि विमेन इन पाकिस्तान। वहां पे मोस्ट प्रॉब्ली आया होगा कि जी विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज, और लाइक जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, या वन इज नॉट बोर्न विमेन, वन इज रेज्ड विमेन। तो उस टाइम पे आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जो आपने विमेन पे इन जनरल कलेक्ट किया है, क्या उनको इश्यूज वो फेस करती हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, सजेशंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन, जो अभी तक उनके लिए लेजिस्लेशन अगर कोई फेवरेबल फॉर विमेन एम्पावरमेंट किसी ने कंट्री ने इंट्रोड्यूस कराई है, आपने वो डेटा किस तरह से जाके सीएसएस का जो एग्जाम आएगा, जो बड़ी स्पेसिफिक टॉपिक पे आएगा, उसको आपने किस तरह से यूज करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एटलीस्ट आई रिफ्यूज टू बिलीव इट, कि कोई ये कहे कि जी ऐसे के लिए प्रेपरेशन की जरूरत नहीं होती, या जी हम गए और हमने ऐसी ऐसे दिया और हमने कर लिया। मे बी उन्होंने कर लिया हो, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसे केसेस भी होते होंगे, दो इन अ माइनॉरिटी, बट यूजुअली क्या होता है, यू ऑलवेज गो टू द एग्जामिनेशन हॉल विद सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक। एंड वो किस तरह प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है,
किस तरह उसे यूज करना है इन स्पेसिफिक टॉपिक्स, आई विल टीच यू दैट। तो वहां पे यू विल बी कवर्ड, ठीक है। वो आप जरूर मुझसे नहीं तो किसी ना किसी से आप गाइडेंस जरूर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश एसे इज वन सच कोर्स वेयर 95% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल। उनके बाकी 11 सब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं और उनका एसे जो है वो अनफॉर्चुनेटली रह जाता है, और उसकी बेसिस पे उनकी वो सारी प्रेपरेशन जो उन्होंने 6-7 महीने या मे बी 1 साल से वो कर रहे होते हैं वो सारी जाया हो जाती है। तो आई डोंट वांट कि वो आपके साथ हो यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि आप सबको प्रॉपरली जो है प्रैक्टिस करके आप गए हो, डेटा वगैरह लेके गए हो अपने साथ। अच्छा, ये हो गया ये। अच्छा, फिर हम इंट्रोडक्शन पे थोड़ा आते हैं। इंट्रोडक्शन में एक स्पेसिफिक तरीका होता है, आप एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हुए बिल्कुल जब इंट्रोडक्शन का आप एंड कर रहे होते हैं तो आप टॉपिक स्पेसिफिक अपने इंट्रोडक्शन को बना देते हैं, ठीक है। ये आपने किस तरह से करना है, आई टेल यू गाइज, आई शो सम सैम्पल्स। मैंने जो एसेज लिखे थे, ठीक है, किस तरह से आपने उसको लेके चलना है मैं आपको वो दिखाऊंगी, बताऊंगी। फिर मैं मेरे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देती हूँ आउटलाइन बनाने की, इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने की, कंक्लूजन एंड फाइनली अ फुल लेंथ एसे। तो मैं अक्सर ये करती हूँ एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल बी डूइंग इन दिस क्लास एज वेल, कि आपकी जब मेरे पास असाइनमेंट्स आ गई लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन की, तो आप लोगों को मैंने चेक किया, ग्रेड किया, और फिर मैं क्लास में शो करती हूँ कि जी ये वाला इंट्रोडक्शन देखिए, इसमें आप ये चीजें नोटिस कीजिए, दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग योर इंट्रोडक्शन। कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर एग्जांपल मिस्टेक्स की होती हैं वो भी मैं पॉइंट आउट करती हूँ, और इंडिविजुअल फीडबैक तो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स को चेक करके मैं ईमेल कर देती हूँ, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन आपका इस तरह हो जाएगा। फिर आपके एसे में अगेन ये मैंने चीजें नोटिस की हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, एक हेडिंग से जब वो दूसरे पे जाते हैं, ठीक है, एक साइड ऑफ द स्टोरी बताते बताते जब वो दूसरे पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं होता, एक उन्होंने साइड ऑफ द स्टोरी बताई और अचानक से दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी आ जाती है, ठीक है। अब मैं वो ऐसे पढ़ते पढ़ते आई एम लाइक ओके सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वुमेन इन पाकिस्तान आर फेसिंग, एंड देन सडनली आई एम लाइक ओके ये क्या हो गया अचानक से, एंड देन आई रियलाइज कि द कैंडिडेट हैज स्टार्टेड डिस्कसिंग द कॉजेस behind all these challenges that women face। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने बीच में ट्रांजिशन पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, वो किस तरह आप लिखेंगे, किन किन पॉइंट्स पे आप लिखेंगे, आई टेल यू गाइस के वो डिटेल में, ठीक है जी। तो ये एक चीज हम कवर करेंगे। अच्छा, फिर जब आप आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं तो देयर इज अ सर्टेन वे। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, उनकी रीजनिंग आ रही होती है एंड पे, हर आर्ग्यूमेंट हर पॉइंट के लिए आप एक पैराग्राफ डिस्कस डेडिकेट करते हैं। You never discuss 2 arguments or 2 bullet points in one paragraph, no, ऐसा नहीं आप करते। आपने एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट को क्लियरली डेवलप करना होता है, उसकी एग्जांपल्स वगैरह देनी होती हैं, उसको सब्सटैंशिएट करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, एंड दिस इज व्हाई आई स्ट्रेस कि भाई जरूर आप गाइडेंस लें, जरूर आप इवैल्यूएट कराएं, किसी से जरूर कराएं, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स ये करते हैं कि उनकी रीजनिंग आखिर में आ रही होती है, उनके स्टैट्स ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो वहीं से आपका जो पैराग्राफ है उस पर ये कट लगेगा, ठीक है। एग्जामिनर इस तरह से रेड पेन से वो कट लगा देगा। तो देयर इज अ सर्टेन वे जब आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं, किस तरह आप टॉपिक सेंटेंस को लेके आएंगे, किस तरह से you'll construct your argument, then you'll substantiate your argument with relevant examples, stats, quotations, जो भी है, ठीक। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा, वो आपने किस तरह करना है। ये आई थिंक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि किस तरह हम लोग जो है आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, तो वो जनाब आपने इस तरह से करना है आर्ग्यूमेंट्स में। वो भी आई विल बी शोइंग यू गाइज माय सैम्पल एसेज, मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने एक आर्ग्यूमेंट डेवलप करना होता है। अच्छा, ये हो गई जी ये बात। फिर आपका कुछ एसेज ऐसे होते हैं दैट डिमांड योर ओपिनियन, सम एसेज डू नॉट रिक्वायर योर ओपिनियन, ठीक है। उसमें बस वो एक सॉर्ट ऑफ आपने आइडिया डेवलप करना होता है, उसमें द एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर ओपिनियन, तो उसमें आप ये नहीं करेंगे। उन एसेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या उसमें आपने ओपिनियन लिखना है, नहीं लिखना है, मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। वो इस तरह से 5-10 मिनट में मैं नहीं बता सकती, बट अगर आप लोग पास्ट पेपर्स देखें ना तो वॉच आउट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स, यू विल रियलाइज के कुछ टॉपिक्स ओपिनियन नहीं मांगते, कुछ टॉपिक्स में सिर्फ अपनी आइडिया जो है वो उसी के ऊपर बात करनी होती है। अच्छा, ये चीजें आ गई। फिर आपकी जब कंक्लूजन आती है तो देयर इज अ सर्टेन वे
टू यू नो राइट योर कंक्लूजन। वो बहुत सारे मैंने इसमें डिफरिंग व्यूज सुने हैं कि ऐसे का बस आपके जो मेन हेडिंग्स हैं उन्हीं को आप ठक ठक करके पैराफ्रेज करके आप कंक्लूजन में लिखते हैं। आप ऐसा नहीं करते। दो यू सॉर्ट ऑफ यू नो समराइज योर एसे, बट एट द सेम टाइम मतलब बी वेरी केयरफुल, यू डू नॉट पैराफ्रेज योर मेन हेडिंग्स। ठीक, आपने वो एक समराइज करना है ऐसे, you reiterate your stance in your conclusion and then you end it on a brighter note। आप उसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से पॉजिटिव नोट पे आप एंड करेंगे। कहाँ पे आप कोटेशंस लेके आएंगे, कहाँ पे आप नहीं लेके आएंगे, आई विल ऑब्वियसली बी टेलिंग यू गाइज दैट। अच्छा, इसमें एक बात मैं इन जनरल सबके लिए बता दूं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोटेशंस नहीं डाली होती हैं अपने एसेज में, और जब मैं उन्हें बताती हूँ कि भाई आप इसके अंदर कोटेशंस डाल दें, तो कहते हैं कि नो मैम, बट हमने तो सुना है कि कोटेशंस जो हैं वो नहीं डालनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। हाँ, अब अगर आपको कोटेशन कोई आती नहीं है वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट, राइट। बट दिस इज व्हाई आई से कि प्रिपरेशन मैटर्स, क्योंकि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आपने वो सारी चीजें कलेक्ट करनी है, डेटा गैदर करना है, कोटेशंस गैदर करनी है। कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स आपके होते हैं जो आप देखें वो थीम रिपीट होता है, इफ नॉट एवरी ईयर देन एवरी अदर ईयर वो थीम रिपीट होता है। उसके ऊपर आपने पहले से चीजें जो है वो थोड़ी सी गैदर की होती हैं। हमेशा आप कुछ ना कुछ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि जी CSS कोई मेमोराइजेशन की गेम नहीं है, नहीं बिल्कुल है, ठीक है। आपको चीजें याद रखनी पड़ती हैं। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास गूगल नहीं होगा, आपके पास कोई फोन पे क्रोम सफारी कुछ नहीं होगा कि आपने ठक से कोटेशन वो सर्च की और लिख दी। तो आपको ऑब्वियसली ये चीजें याद करके जानी पड़ेंगी। पाकिस्तान की रैंकिंग क्या चल रही है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे, विमेन जो है वो पाकिस्तान की वर्कफोर्स का कितना परसेंट जो है वो हिस्सा है, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो आपको ऑब्वियसली माइंड में रख के जानी होती हैं, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से इन चीजों को के साथ डील करना है, ठीक। तो ये जी हमारा एसे हो गया। इसमें हम विल बी डेडिकेटिंग 1 वीक फॉर ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स। हम इंशाल्लाह हर वीक में इन डिटेल ये डिस्कस करेंगे, आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, उनको फिर हम जो है ना साथ साथ देखेंगे। अच्छा, एक चीज है वो ये कि यूजुअली व्हाट आई डू इज दैट आई गिव माय स्टूडेंट्स अ जनरल टॉपिक फर्स्ट। जब मैं उन्हें असाइनमेंट्स भी देती हूँ, मैं सॉर्ट ऑफ एक पहले जनरल टॉपिक से शुरू कराती हूँ, ठीक है। बिकॉज वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको पहले ही दिन कहूँ कि जी ये आपका एक टॉपिक है, बड़ा स्पेसिफिक सा एक टॉपिक दे दूँ और आपको कहूँ कि जी मुझे इस पर 10 या 15 पेजेस लिख के आप दे दें, ठीक है। आई थिंक दैट वुड बी अनफेयर टू यू गाइज एज वेल, और वो आपको जब पता ही नहीं है तो मैं आपको क्यों इस तरह की चीजें कहूँ कि जी मुझे लिख के आप यहाँ पे दिखाएं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बड़ा हम सिस्टमैटिकली तरीके से जाएं, थोड़ा 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 हम कवर करते जाएं, जो हम कवर करते जाएं वो साथ साथ जो है आप लोग उस पर प्रैक्टिस करते जाएं। तो ये हम करेंगे। अच्छा, साथ साथ जो है थोड़े बहुत हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग योर कोर्स टाइम हाउ मच एसेज यू विल इवैल्यूएट। अच्छा, इसमें मिस अलीजा अली, इसमें होगा ये कि जी पहले हम आपके साथ जब आउटलाइन देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में आउटलाइन, ठीक है। इफ आई गिव यू गाइज माई एग्जाम्पल, तो हुआ ये, एंड सी दिस इज वाई आई से कि प्रेपरेशन मैटर्स। ये मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ कि देखिए जी आई एम वेरी कूल और मुझे तो बड़ा आता है, नहीं। आई एम श्योर दैट देयर आर लॉट ऑफ गाइज हु नो मोर देन मी, जिनका नॉलेज मेरे से आई एम श्योर ज्यादा होगा, जो कि मेरे से बेहतर तरीके से लिख सकते होंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट। तो पॉइंट आपको सिर्फ ये बताने का है, just because I want to make this point कि जी preparation actually matters। तो चूंकि मैं कुछ अपने कुछ themes जो थी वो prepare करके गई हुई थी, कुछ themes पे मेरे पास data मौजूद था। When I went to the examination hall and when you know the invigilator handed me that question paper, तो there were 4 topics जिन पे मैं बहुत अच्छे essays लिख सकती थी, ठीक है। वो 4 ऐसे topics थे कि जिनके पास मेरे पास सारी relevant at least माइंड में कोटेशंस भी थी, डेटा भी मौजूद था, क्या आर्गुमेंट्स बन सकते हैं नहीं बन सकते वो भी मुझे पता था। फिर मैंने टाइम स्पेंड किया कि जी कितना अब मैं किस एक एसे पे लिखूं, बिकॉज ये भी आपने नजर में रखना होता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर कैंडिडेट जिसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो कुछ मैंने टाइम वहां लगाया और उसके बाद
मैंने अपनी आउटलाइन पे आई स्पेंट लाइक गुड आई थिंक 40 minutes on my outline. So the point is कि even though I was very well prepared for the essay paper, I think that was the only paper for which I was very well prepared. तो उस पे मैंने जी फिर भी इतना डेटा होने के बावजूद I spent good 40 minutes. और इसके बावजूद कि मैं घर पे प्रैक्टिस करती रही थी, मुझे आउटलाइन जल्दी से लाइक रेलिवेंट आउटलाइंस बनाने की काफ़ी प्रैक्टिस थी, बट स्टिल मैंने 40 मिनट सिर्फ आउटलाइन को डेडिकेट किए. वो क्यों किए, वो उसको आपको ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है. वो मकसद ये है कि आउटलाइन कैन लिटरली मेक और ब्रेक योर एसे. ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि आप जल्दी में आउटलाइन बस जो मेन हेडिंग्स समझ में आए लिख दी. स्पेंड सम टाइम, सोचें कौन सी रेलिवेंट हेडिंग्स हैं जो मैंने बनानी है, कौन सी हैं जो मैंने नहीं बनानी. ठीक है, थोड़ा सा आप उसके साथ प्ले विद इट, सी के इसको किस तरह मैं और अच्छे तरीके से फ्रेज कर सकता हूँ हेडिंग को, बुलेट पॉइंट्स किस तरह से मैं, कौन सा बुलेट पॉइंट ऊपर रखूँ, कौन सा नीचे रखूँ, किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. तो